तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर डिस्कस करेंगे। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये कितने टाइप्स का होता है, इसको बनाने के लिए सबसे अच्छा मटेरियल कौन सा रहता है, सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। इसके एनर्जी लॉसेस की भी डिस्कशन हम करेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं वो एनर्जी लॉसेस, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, आपको सारी बातों को प्रॉपरली नोट्स बनाकर अपनी कॉपी पे नोट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बात आपकी रह गई, ठीक है ना, क्योंकि एक एक बात क्वेश्चन बनकर ऑलरेडी आई हुई है आपके पेपर्स में। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जो ट्रांसफॉर्म करता है। किसको ट्रांसफॉर्म करता है बेटा? वो वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है। एसी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है जी। अब ट्रांसफार्मर के अंदर दो तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस देखी जाती हैं। सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो लो वोल्टेज से बेटा हाई वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है जी। और जो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म करता है, हम उस ट्रांसफार्मर का नाम रख देते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है। और एक दूसरे तरह का भी ट्रांसफार्मर होता है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म करता है, और हम उस ट्रांसफार्मर का नाम रख देते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अपने दिमाग में प्रॉपरली ये याद करके रखना कि हमारे घरों के पास में जो ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, मतलब जो हमारी सोसाइटीज या कॉलोनीज में ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, वो जनरली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घरों में जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बहुत लो वोल्टेज रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ 220 वोल्टेज ही आती है हमारे घर पे। ठीक है। पावर हाउस से तो बेटा 4800 वोल्ट, 50,000 वोल्ट्स, मतलब इतनी ज़्यादा वोल्टेजेस पावर हाउस से जनरेट की जाती हैं ट्रांसफार्मर से। इवनली 10,000 20,000 वोल्टेज बहुत कॉमन है। ठीक है जी। तो ये वाली ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेजेस हैं ये बहुत हाई होती हैं, तो इसीलिए पावर हाउसेस में जो ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं वो ज़्यादा वोल्टेज वाले यूज़ किए जाते हैं, जिनमें वोल्टेज रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स होते हैं। ठीक है जी। हमारे घरों के पास में जो ट्रांसफार्मर्स यूज़ किए जाते हैं वो स्टेप डाउन होते हैं, क्योंकि हमारी वोल्टेज रिक्वायरमेंट कम है। ठीक है जी। तो ये भी अपने दिमाग में नोट कर लो कि लोकेलिटीज़ और सोसाइटीज़ में जो ट्रांसफार्मर्स यूज़ किए जाते हैं वो स्टेप डाउन होते हैं। और दूसरी बात, जो पावर हाउसेस में ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं वो स्टेप अप होते हैं, क्योंकि उनकी वोल्टेज रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अब ये जो ट्रांसफार्मर्स हैं ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? क्लियर बात यह है, ट्रांसफार्मर्स म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। एक नंबर में ये आपसे पूछा जा सकता है। ट्रांसफार्मर ऑलवेज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है जी। वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है जी। अब सभी बड़े अच्छे से जानते हैं जी म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। याद है ना म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता था, हम दो कॉइल्स को रखते थे, किसी एक कॉइल में हम करंट प्रोड्यूस करते थे और इसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे कॉइल पर चेंज हो जाता था, और वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे कॉइल पे चेंज हो जाता था ना, उसी के कारण दूसरे कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो जाती थी। उसी प्रिंसिपल पे ट्रांसफार्मर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। तो जाहिर सी बात है, अगर ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है तो इसमें भी दो कॉइल्स होते होंगे। बिल्कुल ठीक। तो ट्रांसफार्मर के दो कॉइल्स बेटा कैसे होते हैं, देखो। अब मैं इसकी एक कंस्ट्रक्शन आपको करके दिखाता हूं। ठीक है। ये हमने जनरल इंट्रोडक्शन नोट कर ली है, ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन। ठीक है। ट्रांसफार्मर बेटा कुछ इस तरह का होता है देखने में। मैं एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूं, यही आप पेपर में ड्रॉ करके आएंगे, एकदम प्रॉपर डायग्राम है। ठीक है। एक इस तरह का ट्रांसफार्मर होता है, इसमें एक स्ट्रिप होती है, और ये स्ट्रिप जनरली सॉफ्ट आयरन की बनी होती है। हम इसको सॉफ्ट आयरन कोर भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। अब ऐसे की बहुत सारी स्ट्रिप्स होती हैं, मतलब आप ऐसा समझ के चलो कि एकदम पतली पतली ये स्ट्रिप्स होती हैं। एक स्ट्रिप के पीछे दूसरी स्ट्रिप लगाई जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसे कर करके बंडल ऑफ स्ट्रिप्स को एकदम अटैच किया जाता है, मतलब चिपकाया जाता है। ठीक है।
तो ये होता है हमारा ट्रांसफॉर्मर का कोर। अब इस बंडल ऑफ स्ट्रिप्स पे हम वुंडिंग करते हैं वायर की। कौन सी वायर की वुंडिंग करते हैं जी? कॉपर वायर की वुंडिंग कर लेते हैं, और अगर घटिया ट्रांसफॉर्मर बनाना हो, पैसे बचाने हो, तो हम एल्यूमिनियम वायर की भी वुंडिंग कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं इनमें वुंडिंग की जाती है। अब दो तरह के इसमें कॉइल्स होते हैं, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन पे ये काम करते हैं ना। म्यूचुअल इंडक्शन तो तभी लगेगा अगर दो कॉइल्स होंगे। ठीक है जी। तो एक कॉइल ट्रांसफॉर्मर का होता है ये वाला, और दूसरा कॉइल ट्रांसफॉर्मर का होता है ये वाला। ठीक है जी। ये वाला जो कॉइल होता है ना ट्रांसफॉर्मर का, इस कॉइल को हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी कॉइल। ठीक है। और ये वाला जो कॉइल होता है ट्रांसफॉर्मर का, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। जो प्राइमरी कॉइल होता है ट्रांसफॉर्मर का, वो एक प्रकार से इनपुट का भी काम करता है। किसका भी बेटा काम करता है? इनपुट का भी। हमने जो भी करंट देना है, जो भी वोल्टेज देनी है, वो बेटा किसको देनी है? वो जनरली प्राइमरी कॉइल को ही देनी है। ठीक है। तो प्राइमरी कॉइल को हम एसी वोल्टेज इस तरह से प्रोवाइड करते हैं जिससे एसी करंट ऐसे जाता है। अब हमने सॉफ्ट आयरन ही क्यों यूज किया? क्या हम इसकी जगह पे कोई और नॉर्मल आयरन नहीं यूज कर सकते क्या? बेटा सॉफ्ट आयरन की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है, इनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पसंद होती हैं। ठीक है जी। तो सॉफ्ट आयरन के अंदर जब भी कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस की जाती हैं, तो सॉफ्ट आयरन उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने में से बाहर नहीं जाने देता। अब देखो बेटा होता क्या है, लेट अस सपोज ये एक कॉइल है। अगर इस कॉइल में से करंट दौड़ेगा तो ऑब्वियसली इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस होगी, है ना। जैसे कि सोलिनॉइड में भी हमने पढ़ा था, अगर सोलिनॉइड इस तरह का होता था, मतलब उसमें भी तो हमने ऐसे कॉइलिंग ही की होती थी, ये भी तो एक तरह का सोलिनॉइड ही बना है। तो इस सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे पास होती थी? ऐसे पास होती थी ना बीच में से। तो इसी तरह से ये ट्रांसफॉर्मर की भी जब अंदर करंट हम ऐसे प्रोड्यूस करेंगे तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास होंगी। ठीक है जी। इस तरह से इसमें से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी। पर क्योंकि ये मटेरियल सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसे टर्न कर देगा, जाने नहीं देगा ये बाहर। ठीक है जी। और टर्न करके ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा। ठीक है जी। और इसका नतीजा ये निकलेगा कि जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एक कॉइल प्राइमरी का फेस कर रहा है, सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ही सेकेंडरी कॉइल भी फेस करेगा। क्यों? क्योंकि मटेरियल कौन सा यूज किया है? सॉफ्ट आयरन का मटेरियल यूज किया है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बाहर जाने ही नहीं देगा। ठीक है जी। ओके। तो अब कंस्ट्रक्शन इसकी ओवर हो गई है। ये था हमारा प्राइमरी, ये था हमारा सेकेंडरी। सेकेंडरी के अंदर बेटा इस तरह से है। ठीक है। मटेरियल हमने सॉफ्ट आयरन का यूज किया, और ये जो वायर्स को हमने लपेटा है, ये कॉपर वुंडिंग की होती है जनरली। ठीक है जी। मतलब वायर्स की जो हमने वुंडिंग की है वो कॉपर वुंडिंग की है। ओके। एक बात और देख लो, यहाँ पे जितने नंबर ऑफ टर्न्स हमने प्राइमरी को दिए होते हैं उनको हम NP से डिनोट करते हैं, और जितने नंबर ऑफ टर्न्स हमने सेकेंडरी को दिए होते हैं उसको हम NH से डिनोट करते हैं। ठीक है जी। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी इज डिनोटेड बाय NP एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी इज डिनोटेड बाय NS। फटाफट ये बातें नोट कर लो, इसके बाद हम वर्किंग करेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर की। अब ये हमारा ट्रांसफॉर्मर एकदम रेडी है। नाउ लेट अस डिस्कस वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है जी। अब हमारे इस ट्रांसफॉर्मर के अंदर ये जो प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये जनरली सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स से थोड़े कम हैं। तो अगर प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम हो और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो, तो मतलब हमने कौन सा ट्रांसफॉर्मर बनाया होता है? हमने स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बनाया होता है जो ज़्यादा वोल्टेज हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी। ओके। इसकी हम डिस्कशन करेंगे। ओके। अब हम वर्किंग की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के NP से डिनोट किए जा रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के NS से डिनोट किए जा रहे हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि 1 टर्न ऑफ प्राइमरी के पास कितना फ्लक्स है, 1 टर्न ऑफ प्राइमरी हैज फ्लक्स इक्वल टू 5। मतलब मैंने ऐसा मान लिया कि जो सिर्फ एक टर्न है ना प्राइमरी का, इसके पास कितना फ्लक्स है? 5 फ्लक्स है। ठीक है जी। और इसी तरह से
जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसके एक टर्न में से पास हो रही हैं उतनी ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सेकेंडरी के भी एक टर्न में से पास कर रही हैं। ठीक है जी। तो इन शॉर्ट में ऐसा बोल सकता हूं कि वन टर्न ऑफ प्राइमरी हैज फ्लक्स इक्वल टू वन टर्न फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी। मतलब प्राइमरी के एक टर्न का जितना फ्लक्स है उतना ही सेकेंडरी के एक टर्न का फ्लक्स है, और वो बेटा किसके बराबर होता है, और वो फ्लक्स होता है फाई के बराबर। ठीक है जी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि टोटल फ्लक्स जितना प्राइमरी का है उतना ही टोटल फ्लक्स सेकेंडरी का है ना भाई ना। प्राइमरी में तो 2 टर्न्स हैं, सेकेंडरी में देखो 20 टर्न्स हैं। ठीक है जी। तो अगर इसके 2 × 5 फ्लक्स हो गया तो उसका 20 × 5 फ्लक्स हुआ। ठीक है जी। ओके। अब टोटल टर्न्स मतलब टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी, तो प्राइमरी में बच्चों टोटल फ्लक्स कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह से टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी में कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है जी। ये सब हमें वर्किंग में ही लिखना है। तो आपको मालूम पड़ गया टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी कितना है और टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी कितना है। ठीक है जी। अब फ्लक्स का फॉर्मूला आप सबको बड़े अच्छे से पता है। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है B डॉट A। ठीक है जी। और हम ये भी जानते हैं कि EMF जो जनरेट होती है वो हमेशा d फाई बाय dt पे जनरेट होती है। तो अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि प्राइमरी कॉइल्स पे कितनी EMF है तो हम क्या बोलेंगे, मतलब EMF इन प्राइमरी। तो बेटा प्राइमरी कॉइल्स पे कितनी EMF है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, EP इज इक्वल टू d फाई ऑफ प्राइमरी डिवाइड बाई dt। समझ गए ना मेरी बात। अब इसी तरह से EMF इन सेकेंडरी कितनी होगी, सेकेंडरी पे बेटा EMF कितनी होगी, EMF का फॉर्मूला होता है ना माइनस डी फाई बाई डी टी। तो उसी तरह से सेकेंडरी पे कितनी होगी, माइनस डी फाई ऑफ सेकेंडरी अपॉन डी टी। अब आप सभी बड़े अच्छे से जानते हो कि प्राइमरी का फाई पी किसके बराबर है, एन पी इंटू फाई। ठीक है जी। तो प्राइमरी का फाई पी एन पी इंटू फाई के बराबर है। तो इस कारण से मैं इसमें लिख दूंगा विच इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, वो भी नेगेटिव वाला, साथ में फाई पी की जगह पे क्या लिख दिया, एन पी इंटू फाई। गॉट इट। और ये किसके बराबर होगा, माइनस डी अपॉन डी टी। फाई एस की जगह पे क्या आएगा, दिस इज फाई ऑफ सेकेंडरी, टोटल फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी, तो उसकी जगह पे आ जाएगा एन एस इंटू फाई। ठीक है जी। तो EMF आपको प्राइमरी की भी पता लग गई और EMF आपको सेकेंडरी की भी पता लग गई। मैं प्रॉपरली आपको ये बता रहा हूं कि जब वर्किंग आपने वहां पर लिखनी है ना, तो उस वर्किंग में सबसे पहले आपने 1 टर्न्स ऑफ प्राइमरी लिखने हैं, 1 टर्न ऑफ सेकेंडरी के पास कितना फ्लक्स है वो लिखना है, और वो दोनों इक्वल होते हैं, ये चीज शो कर देनी है उनको। ठीक है। उसके बाद टोटल फ्लक्स प्राइमरी का बता देना है, टोटल फ्लक्स सेकेंडरी का बता देना है। ये फ्लक्स बताने के बाद आपको EMF कैलकुलेट करनी है प्राइमरी कॉइल पे, और EMF बच्चों कैलकुलेट करनी है सेकेंडरी कॉइल पे। अब इस EMF को कैलकुलेट करके आपके पास में जो भी रिजल्ट्स बने हैं, ठीक है, आप उन रिजल्ट्स को डिवाइड कर दोगे। मतलब इसको मान लोगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको मान लोगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी। अब डिवाइड 1/2, ठीक है जी, या फिर डिवाइड 2/1 कर दो, क्योंकि बाद में हमें रेसिप्रोकल करना पड़ता है, क्योंकि सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स सब कुछ ज़्यादा है तो उसको हम ऊपर रखना चाहते हैं। तो ES को हमने डिवाइड किया बेटा EP के साथ। ES की प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, अब देखो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के कांस्टेंट है ना, ठीक है, तो कांस्टेंट चीज हमेशा आगे आ जाया करती है। तो उसको आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इनटू माइनस डी फाई बाय डी टी। ठीक है, डिवाइडेड बाय EP को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इनटू माइनस डी फाई बाय डी टी। यस, ये दोनों चीजें क्या हो गई, कैंसल आउट, एंड एज अ रिजल्ट आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिल गई और इंपॉर्टेंट चीज भी मिल गई कि EMF जितनी सेकेंडरी में जनरेट होगी अपॉन
ईएमएफ जितनी प्राइमरी में जनरेट होगी दैट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ठीक है जी। तो यहां पर वर्किंग का एक पार्ट आपका कवर होता है। ठीक है, तो ईएमएफ जितनी सेकेंडरी में जनरेट होगी और ईएमएफ जितनी प्राइमरी में जनरेट होगी उनकी रेशो हमेशा किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी के। फटाफट इस बात को बेटा नोट कर लो, इसके बाद हम इसकी करंट के साथ में भी एक रिलेशन की बात करेंगे। जल्दी जल्दी इसको नोट कर लो फटाफट। ठीक है, तो हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ चुका है। क्या सिखाया हमें इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट ने? इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट ने हमें ये सिखाया बेटा, ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी अपॉन ईएमएफ ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी। ठीक है, अब देखो हमारे पास में दो तरह के ट्रांसफॉर्मर्स होते थे। ठीक है जी, जो हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स होते थे। हाँ जी, जो हमारे पास कौन से होते थे, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स होते थे। उनमें ईएमएफ हमें मिलती ज्यादा थी, मतलब वोल्टेज हमें मिलती ज्यादा थी और वोल्टेज हम देते क्या थे, कम। ठीक है, स्टेप अप का क्या मतलब है, ज्यादा वोल्टेज देना। ठीक है, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में ईएस ज्यादा होती थी किसके कंपैरेटिवली, ईपी के कंपैरेटिवली। तो अगर ईएस बड़ी है ईपी के कंपैरेटिवली तो नेचुरली एनएस बड़ा होगा किसके कंपैरेटिवली, एनपी के कंपैरेटिवली। तो एनएस किसके कंपैरेटिवली बड़ा होगा, एनपी के कंपैरेटिवली। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि यहां आकर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में सबसे बड़ी चीज हमें क्या नोटिस करनी है कि सेकेंडरी की ईएमएफ बड़ी है प्राइमरी से और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स भी बड़े हैं प्राइमरी से। ठीक है, अब एक और तरह का भी ट्रांसफॉर्मर होता है जो हमारे गली मोहल्लों में लगा होता है। कौन सा होता है बेटा, वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में हमने क्या नोटिस किया कि जो ईएमएफ हमें मिलती है वो कम होती है एज कंपेयर टू जो वोल्टेज हम उनको देते हैं, क्योंकि हमारे घरों को कम वोल्टेज की जरूरत होती है। पावर हाउस ने जितनी वोल्टेज दी है वो कम होती है, मतलब वो ज्यादा होती है और जो हमें मिलती है वो कम होती है। ठीक है जी, तो मतलब ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी इसमें कम होती है एंड ईएमएफ ऑफ प्राइमरी क्या होती है, इसमें ज्यादा होती है। ठीक है जी, एंड फॉर दैट रीजन हम क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के कम होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के ज्यादा होंगे। ठीक है ना, ठीक है, समझ आ रही है सबको बात। ठीक है बेटा, एक्चुअल लॉजिक आपको मैं समझा दूं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, देखो एक कॉइल के अंदर से जितना फ्लक्स पास कर रहा है वो फाई है। ठीक है जी, अब क्योंकि मैंने कौन सी सप्लाई दी है, मैंने ऑल्टरनेटिंग सप्लाई दी है। मेरी सप्लाई हर समय क्या होती रहेगी, फ्लक्चुएट होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो अगर मेरा करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी तो चेंज होंगी, इसके अंदर से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी तो चेंज होंगी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी तो बेटा फ्लक्स भी तो चेंज होगा। तो अगर इसके ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो ज्यादा चेंज इन फ्लक्स एक्सपीरियंस होगा। तो अगर फ्लक्स में चेंज ज्यादा होगा, हम तो बड़े अच्छे से जानते हैं कि ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय dt। अगर फ्लक्स में चेंज ज्यादा होगा तो ईएमएफ इंड्यूस भी तो ज्यादा होगा। समझ गए मेरी बात? तो मैं आपको यह बात समझा रहा हूं कि जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं, इसलिए उसमें नंबर ऑफ चेंज इन फ्लक्स ज्यादा होता है, इसलिए उसमें ईएमएफ इंड्यूस भी ज्यादा होता है। सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा करने से उसमें ईएमएफ इंड्यूस क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना। और अगर हम बात करें स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में हम पता क्या करते हैं, हम अपने ट्रांसफॉर्मर को कुछ इस तरह का बनाते हैं जिसमें इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कम करने से जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें फ्लक्स कम चेंज होगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स उसके कम है। तो ईएमएफ जो हमें मिलेगी वो भी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। आई होप सो मेरी बात प्रॉपरली आपको समझ में आ गई है। तो दोनों तरह के ट्रांसफॉर्मर्स आपको क्लियर है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी की ईएमएफ और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे प्राइमरी की ईएमएफ और प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न से। एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में
सेकेंडरी की ईएमएफ और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे प्राइमरी की ईएमएफ एंड प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स से। ठीक है जी, तो चलिए बेटा इसके बाद अब हम एक करंट का भी रिलेशन बना लेते हैं। ठीक है, अब करंट के रिलेशन में हमने ये नोटिस किया कि चाहे कुछ भी हो, हम जो ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे हैं वो आइडियल ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर कौन होता है? जिसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता। ठीक है जी, मतलब आइडियल ट्रांसफॉर्मर के वास्ते जो पावर हम इनपुट करते हैं वही पावर हमें आउटपुट मिलती है। मतलब जितनी पावर इसकी रहेगी उतनी ही पावर इसकी होएगी। ठीक है जी, और पावर का फॉर्मूला बेटा हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था, पावर होता है V इंटू आई। अब यहां पर बात हम वोल्टेज की नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम ईएमएफ की बात कर रहे हैं। तो इनपुट हमारी कौन सी है? प्राइमरी, मतलब ईएमएफ ऑफ प्राइमरी इंटू करंट ऑफ प्राइमरी किसके बराबर है? ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी इंटू करंट ऑफ सेकेंडरी। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं इसको इसके नीचे ले जाऊं तो ईएमएफ अपॉन सेकेंडरी ऑफ सेकेंडरी अपॉन ईएमएफ ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू करंट ऑफ प्राइमरी अपॉन करंट ऑफ सेकेंडरी। तो इधर से आपने एक चीज नोटिस की, सेकेंडरी की ईएमएफ ऊपर है, सेकेंडरी का करंट नीचे है, प्राइमरी की ईएमएफ नीचे है, प्राइमरी का करंट ऊपर है। मतलब ईएमएफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ जाती है किसके? करंट के। ईएमएफ करंट के इनवर्स प्रोपोर्शनल में होती है। क्यों इनवर्स प्रोपोर्शनल में होती है? क्यों? क्योंकि प्राइमरी में जितनी पावर है उतनी ही पावर सेकेंडरी में होगी आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए। तो अगर प्राइमरी की ईएमएफ मेरी कम है तो उसका करंट क्या हो जाएगा? अपने आप ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे घरों में जो सप्लाई आती है मतलब उसकी सेकेंडरी की ईएमएफ क्या होती है? कम, तो मतलब उसके सेकेंडरी का कम करंट क्या होता है? ज्यादा। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि हमारे घरों के बाहर अगर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा है तो वोल्टेज ज्यादा होगी या करंट ज्यादा होगा, आप सिंपली ये बोलोगे कि अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, आजकल देखो बेटा 99% एफिशिएंसी तक का ट्रांसफॉर्मर अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है जी, तो अगर हमारे घरों के पास में जो ट्रांसफॉर्मर्स लगे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली आइडियल ट्रांसफॉर्मर्स के कंपैरेटिव से ही होते हैं। ठीक है जी, तो पावर अगर उनमें कंजर्व्ड है, मतलब पावर का लॉस अगर नहीं हो रहा, तो मतलब हमारे घरों पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स में वोल्टेज हमें कम मिलेगी तो करंट नेचुरली क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। तो इस बात से आपने ये देख लिया कि अभी तक तो ES अपॉन EP NS अपॉन NP के बराबर था। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं? अब मैं ये बोल सकता हूं कि ES अपॉन EP बराबर है NS अपॉन NP और फर्दर वो बराबर है IP अपॉन IS। ये बना हमारा कुल मिलाकर ऐसा रिलेशन जो ऑलवेज ऑलवेज ट्रू होगा ट्रांसफॉर्मर के लिए। इसी को ही हमने बनाना था। समझ गए मेरी बात? तो ट्रांसफॉर्मर के लिए एक बात याद रखना, ईएमएफ हमेशा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है? नंबर ऑफ टर्न्स के। और किसके इनवर्स प्रोपोर्शनल में होती है? किसके इनवर्स प्रोपोर्शनल में होती है बेटा? करंट के इनवर्स प्रोपोर्शनल में होती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है जी, अब इस रिलेशन के बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे। उस क्वेश्चन से आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। उस क्वेश्चन के बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकली हमारे जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं वो इतने भी आइडियल नहीं होते जो 100% एफिशिएंट हो। इतने भी एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर्स हमारे पास नहीं होते। एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट, उसके बाद हम चेक करते हैं कि किस तरह के लॉसेज हैं जो ट्रांसफॉर्मर्स में हो सकते हैं। ठीक है जी, इसको नोट कर लो फटाफट बेटा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफी बार आया हुआ है। ठीक है, लेट अस सपोज मेरे पास में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है जी, जिसके इस साइड लगे हैं प्राइमरी कॉइल्स और इस साइड लगे हैं सेकेंडरी कॉइल्स, और ये हमने की है इनपुट और ये हमारी है आउटपुट।
ठीक है जी, ये है हमारे प्राइमरी, ये है हमारे सेकेंडरी। ठीक है जी। तो अगर बेटा आपको कोई बोले कि हमने जो प्राइमरी के जरिए से इनपुट दी है वो इनपुट दी है 220 वोल्ट एट 10 एम्पियर, ठीक है जी, तो बताइए हमें आउटपुट क्या मिलेगी। ठीक है जी, आउटपुट क्या मिलेगी अगर इनपुट हमने इतनी दी है। ठीक है, देखो हमारे लिए एक परफेक्ट रिलेशन है। क्या है वो परफेक्ट रिलेशन? कि ई एस अपॉन ई पी हमेशा किसके बराबर होता है? एन एस अपॉन एन पी। और फर्दर ये किसके बराबर होता है? आई पी अपॉन आई एस। करंट के बस वो क्या हो जाता है? इनवर्स प्रोपोर्शनल में हो जाता है। ये हमारा परफेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो अगर कोई बंदा हमें बता दे कि ये प्राइमरी, देखो ये प्राइमरी का ईएमएफ है, ये प्राइमरी का करंट है। ठीक है जी, तो सेकेंडरी का ईएमएफ और सेकेंडरी के करंट के साथ में हमें कुछ रिलेशन बनाना है। ठीक है जी, ओके। एक बात आपको यहां से निकालनी पड़ेगी कि ई एस अपॉन ई पी को सबसे पहले हम रिलेट करेंगे एन एस अपॉन एन पी के साथ में। इसके अंदर एक चीज छोटी सी मिसिंग है, जो नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास प्राइमरी में है वो 100 है, मतलब प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स आपको 100 दिए गए हैं और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स आपको लेट अस से 200 दिए गए हैं। ठीक है जी, तो अगर ई एस अपॉन ई पी एन एस अपॉन एन पी के बराबर है तो आपको 220 वोल्ट कितना दिया हुआ है? ये प्राइमरी का ईएमएफ ही तो दिया हुआ है। तो आप क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे कि ई एस की प्लेस पे सेकेंडरी की ईएमएफ हमें निकालनी है ना, हमें आउटपुट ही तो निकालनी है। प्राइमरी की ईएमएफ आप कितनी रखोगे? 220। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स बेटा सेकेंडरी के कितने हैं? सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं 200 एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी के कितने हैं? प्राइमरी के बेटा नंबर ऑफ टर्न्स है 100। क्लियर हो गई ना मेरी बात? ठीक है, तो ई एस अपॉन ई पी एन एस अपॉन एन पी में से ई एस हमें काउंट करना था, ये आउटपुट थी हमारी। तो अगर ये काउंट करना है, मैंने ई पी को भर दिया जो हमें प्राइमरी उन्होंने वोल्टेज दी है, एन एस को मैंने भर दिया जो नंबर ऑफ टर्न्स हमें सेकेंडरी के दिए हैं, एन पी को मैंने भर दिया जो नंबर ऑफ टर्न्स हमें प्राइमरी के दिए हैं। ऐसा करके ये दोनों से ये दोनों कैंसिल हो गए और आपके पास में ई एस की वैल्यू क्या आ गई? 2 into 220 दैट इज 440 वोल्ट। ठीक है जी, 440 वोल्ट की सेकेंडरी आउटपुट आपको मिल रही है। अब क्योंकि बेटा उन्होंने इनपुट में हमें वोल्टेज भी दी थी, मतलब ईएमएफ भी दी थी और हमें करंट भी दिया था, तो मैंने वोल्टेज तो अभी काउंट कर लिया, अब मैं करंट काउंट करूंगा। अब करंट को काउंट करने के वास्ते आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आप इन दोनों को भी यूज कर सकते हो, आप इसको और इसको भी यूज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो लेट अस कैलकुलेट। अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं एन एस अपॉन एन पी को बराबर रख दूंगा आई पी अपॉन आई एस के। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी के कितने हैं? 200। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी के कितने हैं? 100 इज इक्वल टू करंट इन प्राइमरी कितना है? प्राइमरी का करंट है बेटा 10 एम्पियर। करंट इन सेकेंडरी हमें काउंट करना है, ये दोनों ऐसे कैंसिल हो गए। करंट इन सेकेंडरी कितना आ गया? 10/2। 2 1 जा 2 5 जा, तो आपके पास करंट इन सेकेंडरी आ गया 5 एम्पियर। तो एज अ रिजल्ट हमें आउटपुट मिली बच्चों 440 वोल्ट के साथ में 5 एम्पियर का करंट। क्लियर हो गई? क्या एक चीज आपने नोटिस की? मैंने तो नोटिस कर ली, क्या आपने नोटिस की? हमारी जो वोल्टेज है वो डबल हो गई है और हमारा करंट साथ में क्या हो गया? हमारा करंट बेटा साथ में क्या हो गया? हाफ। इसका मतलब ये हुआ कि जो पावर मैं यहां निकालूंगा, यहां पर पावर क्या होगी? 220 इंटू 10। ठीक है जी, ये आएगी 2200 की। और यहां पर जब मैं पावर निकालूंगा 440 इंटू 5, ये भी कितने की आएगी? 2200 की आएगी। तो बेटा सारे क्वेश्चंस में एक चीज अपने दिमाग में नोट करके रखना कि हमारी ईएमएफ और करंट फ्लक्चुएट हो सकते हैं, पर एक चीज जो नहीं फ्लक्चुएट होगी वो होगी हमारी पावर। ठीक है जी। अब अभी तक जो मैं आपको कहानी पढ़ा रहा था वो आइडियल ट्रांसफॉर्मर्स की कहानी पढ़ा रहा था। अब
ऐसा देखा जाता है कि हमारे सारे ट्रांसफॉर्मर्स आइडियल नहीं होते। प्रैक्टिकली जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं वो जनरली आइडियल नहीं होते। उनमें हमेशा हमें जो आउटपुट मिलती है वो थोड़ी सी कम मिलती है, मतलब इनपुट हमें ज्यादा देनी पड़ती है, कुछ एनर्जी का उसमें लॉस हो जाता है। अब बेटा 4 कारण है एनर्जी के लॉस होने के, और इन 4 कारणों पे आपको सवाल मिलेगा ही मिलेगा। मैं तो ये तक कहता हूं कि ट्रांसफॉर्मर आए ना आए, इनके लॉस के कारण जरूर पूछ लेते हैं टीचर्स। ठीक है जी, तो अब ध्यान से सुनने की आ गई है बारी। ट्रांसफॉर्मर आपको आ चुके हैं, आगे की बातें जस्ट 5 मिनट्स में आपको क्लियर हो जाएंगी, बस सुनते रहिए। ओके, अब प्रैक्टिकली हमारा जो ट्रांसफॉर्मर होता है, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में हम ये चीज देखते हैं कि वो 100% आइडियल नहीं होता। ठीक है जी, क्यों वो 100% क्यों आइडियल नहीं होता? क्योंकि हम जो उसमें पावर इनपुट करते हैं वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू पावर आउटपुट के। ठीक है जी, प्रैक्टिकली हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें इनपुट पावर हमेशा हमेशा क्या होती है? ज्यादा होती है। किसके कंपैरेटिव में? आउटपुट पावर के। मेरे कहने का ये मतलब है, इनपुट क्या होता है बेटा? इनपुट तो प्राइमरी होता है ना, प्राइमरी होता है। आउटपुट क्या होता है? सेकेंडरी होता है। ठीक है, मतलब हमारा ईपी इंटू आईपी हमेशा ज्यादा होता है किसके कंपैरेटिवली? ईएस इंटू आईएस के। ठीक है जी, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो एफिशिएंसी है इस पे बहुत ज्यादा सवाल आता है। ठीक है जी, जो एफिशिएंसी है वो कैसे काउंट की जाएगी? देखो, एफिशिएंसी होती है किसी भी चीज की हम उतनी ज्यादा एफिशिएंसी मानते हैं जब हमें आउटपुट वो ज्यादा से ज्यादा दे। हमें चाहिए होता है आउटपुट ज्यादा से ज्यादा। एफिशिएंसी कैसे काउंट की जाएगी ट्रांसफॉर्मर की? एफिशिएंसी काउंट करने के लिए आउटपुट पावर को डिवाइड करना होता है इनपुट पावर के साथ में, और उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है बेटा किसके साथ? 100 के साथ। ठीक है जी, तो ट्रांसफॉर्मर के एफिशिएंसी को काउंट करने के लिए हम ऐसा देखते हैं, क्योंकि हमारी आउटपुट पावर कम है, क्योंकि हमारी आउटपुट पावर कम है, इनपुट पावर ज्यादा है, तो ऊपर वाली चीज कम हो गई, नीचे वाली चीज ज्यादा हो गई, तो एफिशिएंसी हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हम जो ट्रांसफॉर्मर्स देखते हैं उन ट्रांसफॉर्मर्स में हमें आउटपुट कम मिलती है और इनपुट हम क्या देते हैं? ज्यादा देते हैं। तो अगर एफिशिएंसी हमारे ट्रांसफॉर्मर की कम हो गई है तो जरूर उसमें कोई एनर्जी का लॉस हो रहा है। ठीक है जी, नाउ लेट अस कैलकुलेट एंड लेट अस फाइंड आउट व्हाट ऑल एनर्जी लॉसेस आर देयर इन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है जी, तो हेडिंग दे दो, अलग से हेडिंग दे दो, पूरी रिस्पेक्ट दो इस टॉपिक को, इंपॉर्टेंट है। एनर्जी लॉस इन अ ट्रांसफॉर्मर। आपको मैंने समझा दिया एनर्जी लॉस क्यों होता है, क्योंकि एफिशिएंसी ट्रांसफॉर्मर की कम हो जाती है आइडियल से। ठीक है जी, अब कम होने का कोई तो कारण होगा। हाँ जी, उसके 4 कारण है। ठीक है, हेडिंग दे दो एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर। तो बेटा सबसे पहली एनर्जी लॉस है हमारे ट्रांसफॉर्मर में, उसको हम बोलते हैं फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज। ठीक है जी, अब फ्लक्स लीकेज क्या होता है? मैं कहता हूं बहुत सारे बच्चों को ये क्लियर नहीं होता फ्लक्स लीकेज क्या होता है। बेटा लेट अस सपोज ये है मेरा ट्रांसफॉर्मर। ठीक है जी, ये ट्रांसफॉर्मर है। इस ट्रांसफॉर्मर के यहां पर कौन से कॉइल्स हैं? प्राइमरी कॉइल्स हैं। यहां पर कौन से कॉइल्स हैं? सेकेंडरी कॉइल्स हैं। ठीक है जी, मैंने इसको दिया करंट, मैंने इसको ऑल्टरनेटिंग करंट दिया, तो इसमें से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? करंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ऑल्टरनेटिंग करंट मैंने जब इसमें से फ्लो किया तो ऑब्वियसली इसमें से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब जो भी इसमें से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैंने ये मटेरियल कुछ यूज किया है, वो मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसे जाएगी। अब नेक्स्ट वाली मैग्नेटिक फील्ड मेरी ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे जाएगी, फिर मैग्नेटिक फील्ड मेरी ऐसे जाएगी, फिर मैग्नेटिक फील्ड मेरी ऐसे जाएगी। तो आपने एक चीज यहां नोटिस की कि पहली मैग्नेटिक फील्ड तो पूरे मटेरियल में से घूम गई बेटा, पर ये अगली वाली मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल गई, और यहां पर भी अगली वाली मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल गई, ये बीच में से निकल गई, ये मटेरियल में से घूमी ही नहीं। तो ये जो है ये फ्लक्स लीकेज हो गया।
ये भी फ्लक्स लीकेज हो गया। ठीक है जी, मैं जस्ट आपको ये बात पढ़ा रहा हूं कि किसी भी ट्रांसफार्मर के अंदर जो हमारी ऐसे ऐसे वुंडिंग होती है, इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं सेंटर में से, तो वो प्रॉपरली निकलती हैं, उसके बाद वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और ऐसे हो जाती है, फिर वो और ऐसे, फिर वो और ऐसे हो जाती है। ये जो और ऐसे गई ना, देखो ये मटेरियल में से घूमी ही नहीं, ये बीच में से ही घूम गई, और ये भी मटेरियल में से नहीं घूमी, ये बीच में से ही घूम गई। तो इससे क्या होगा, इससे सेकेंडरी कॉइल पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की कमी आ जाएगी। ठीक है जी, तो एक तरह से एनर्जी का क्या हो जाएगा बच्चों, लॉस हो जाएगा। तो अगर सेकेंडरी कॉइल पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की कमी आ जाएगी और हमारी एनर्जी का लॉस हो जाएगा, तो इसका हम ये रीजन देते हैं कि फ्लक्स लीकेज से हमारे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो क्या करें फिर, तो बेटा सॉफ्ट आयरन यूज करो, जो ऑलमोस्ट हम करते ही हैं। ठीक है जी, पर सॉफ्ट आयरन करने पे भी 100% हम इस चीज को ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो इस चीज को मिनिमाइज कर सकते हैं हम, टू मिनिमाइज फ्लक्स लीकेज यूज सॉफ्ट आयरन। फ्लक्स लीकेज को बेटा मिनिमाइज करने के लिए क्या करो, सॉफ्ट आयरन को यूज करो। तो पहला रीजन आपको समझ में आ गया। ठीक है जी, ओके। अब दूसरा रीजन, क्यों हमारी एनर्जी लॉस हो रही है। ठीक है, दूसरा रीजन बड़ा ही स्पेशल है। दूसरा रीजन है रेजिस्टेंस के कारण। रेजिस्टेंस, कौन सी रेजिस्टेंस बेटा, हमारी जो वुंडेड वायर है उसकी रेजिस्टेंस के कारण, रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग के कारण भी हमारी क्या होती है, एनर्जी लॉस होती है। अब कैसे होती है, लेट अस सपोज ये हमारा था ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर में ऐसे हमने वायर को किया यहां पर वुंड, और ऐसे हमने वायर को किया यहां पर वुंड। तो हमने ये देखा कि हमारी जो एनर्जी का लॉस है, मतलब जब ऐसे ऑल्टरनेटिंग करंट इसमें से फ्लो होगा ना, तो इसमें से करंट फ्लो होगा, तो अगर करंट पास होगा इसमें से तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, एनर्जी का लॉस यहां पर किसके रास्ते से होते हैं, यहां पर हीट एनर्जी के रास्ते से होता है। और बेटा हीट का क्या फॉर्मूला होता है, I²R_T। ठीक है, अब जितनी ज्यादा वुंडिंग्स आप यहां पर करेंगे उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस होएगी, तो उतनी ही ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो उतना ही ज्यादा आपका एनर्जी का लॉस होगा। समझ गए। तो रेजिस्टेंस के कारण भी हमारी कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है। क्यों, क्योंकि जो हम वुंडिंग कर रहे हैं उससे करंट दौड़ता है। ठीक है, जो हमने करंट दिया है वो दौड़ता है उस वुंडिंग के अंदर, तो एज अ रिजल्ट हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण ये वायर गर्म हो जाती है। गर्म होने के कारण जितने भी उसके आयंस होते हैं वो आपस में कोलैप्स कर जाते हैं, जिसके कारण उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और हीट एनर्जी बढ़ जाती है और एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है जी, अब इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए क्या किया जाए, क्या किया जाए बच्चों, इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको दो तरीके देता हूं, पेपर में लिखकर जरूर आना। कंप्लीट आंसर पेपर में जरूर लिखकर आना। देखो, सबसे पहला रीजन ये है कि अगर आप इसको मिनिमाइज करना चाहते हो, तो बेटा आप अच्छी क्वालिटी की कॉपर वायर यूज करें, एल्यूमिनियम वायर को ना यूज करें। ठीक है जी, इसीलिए हमारे घरों में जितनी भी सप्लाईज होती हैं सारी कॉपर वायर से दी जाती हैं। क्यों, क्योंकि कॉपर वायर के अंदर हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होती, मतलब 220 वोल्ट का करंट दौड़ा के वो अपने आप को गर्म नहीं करता। कौन नहीं करता, कॉपर वायर नहीं करता। ठीक है जी, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हम किसको यूज करेंगे बेटा, किसको यूज करेंगे, कॉपर वायर को यूज करेंगे। और दूसरी कौन सी चीज है जो हम कर सकते हैं बेटा, जहां पर हमारा करंट ज्यादा है वहां पर थिक वायर को यूज करो। ठीक है, टू मिनिमाइज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज कॉपर वायर, सेकेंड ऑफ ऑल वी विल बी यूजिंग थिक वायर। अब आप सोच रहे हो सर थिक वायर से क्या होगा, बेटा थिक वायर से एरिया ज्यादा होगा, और हम बड़े अच्छे से जानते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρl/A। अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर हमारी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो हीट एनर्जी कम हो जाएगी, और अगर हीट एनर्जी कम हो जाएगी तो एनर्जी का लॉस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई होप सो आप सबको प्रॉपरली ये समझ में आ गया। ठीक है जी, अब
ये जो थिक वायर का यूज है ना, ये वहां पर ही करना, ठीक है। अब देखो, अगर आप वायर को थिक करोगे तो ऑब्वियसली पैसे ज्यादा लगेंगे, मेटल ज्यादा यूज होगा, है ना, मोटी वायर महंगी आती है। तो अगर आप थिक वायर को यूज करना चाहते हैं तो आपको पेपर में बोलते हैं कि हमने पैसे भी कम खर्च करने हैं और हम चाहते हैं एनर्जी भी कम से कम लॉस हो, ठीक है। तो अगर आप बेटा थिक वायर को यूज करना चाहते हो तो ऐसी जगह पे यूज करो जहां पर आपका जो करंट है वो हाई है, ठीक है। अगर आपका करंट हाई है तो वहां पर किसको यूज कर लो, थिक वायर को यूज कर लो, ठीक है। क्योंकि अगर करंट हाई है तो रेजिस्टेंस को क्या करने का प्रयास करो, कम करने का प्रयास करो, ताकि हीट एनर्जी क्या हो, कम हो। और जहां पर आपका करंट ही कम है वहां तो बेटा हीट एनर्जी वैसे ही कम हो जाएगी, क्योंकि करंट का क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है जी। तो मैंने आपको क्या बोला, यूज थिक वायर वेयर करंट यानी कि I इज लार्ज। वहां पर थिक वायर को यूज करो जहां पर I की वैल्यू क्या हो, लार्ज हो, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमने देखा कि सेकेंडरी वाले के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं, तो मतलब सेकेंडरी वाले की EMF भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो सेकेंडरी वाले का करंट क्या होता है, कम होता है। अभी भी बताया ना मैंने, EMF और करंट क्या होते हैं, EMF और करंट क्या होते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल में होता है ना। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाले का करंट कम होता है, तो इधर थिक वायर नहीं यूज करनी चाहिए, आपको प्राइमरी की तरफ यूज करनी चाहिए। तो अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो यूज थिक वायर ऑन प्राइमरी साइड। बेटा याद रखना इस बात को, ये क्वेश्चन बनकर आया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, एग्जाम आइडिया वगैरह में पढ़े हुए हैं क्वेश्चंस। अगली बात, अगर आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात को याद करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में EMF कम होती है और करंट ऑब्वियसली ज्यादा होता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में यूज एट सेकेंडरी साइड। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कहां पर यूज करने का, सेकेंडरी साइड पे यूज करने का। फटाफट इसको नोट कर लो अपनी कॉपीज पे, जल्दी बेटा जल्दी। ठीक है जी, ओके। चलिए फटाफट हम तीसरा और चौथा रीजन डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा रीजन है हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है। अब देखो हिस्टेरेसिस लॉस कैसे होगा, क्योंकि हमने सप्लाई कौन सी दी है, ऑल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई दी है। ऑल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई दी है तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, चेंज होगा बच्चों। तो डायरेक्शन ऑफ करंट अगर चेंज होगा मतलब कभी मेरा करंट इस डायरेक्शन में, मतलब कभी मेरा करंट ऐसे दौड़ेगा कॉइल्स में और कभी मेरा करंट कॉइल्स में ऐसे दौड़ेगा। तो अगर मेरा करंट ऐसे दौड़ रहा है और मेरी मैग्नेटिक फील्ड अप है, ठीक है, अगर मेरा करंट ऐसे दौड़ रहा है और मेरी मैग्नेटिक फील्ड अप है, तो जब मेरा करंट ऐसे दौड़ेगा तब मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डाउन होगी, ठीक है जी। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में कभी हमारा सॉफ्ट आयरन मैग्नेटाइज होगा तो कभी डीमैग्नेटाइज होगा। याद आ गया हिस्टेरेसिस, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम हिस्टेरेसिस पढ़ते हैं तो एक टाइम पर मैग्नेटाइजेशन होती है, मतलब हमने जब इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की तो सारे उसके डोमेन्स इधर 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 ओरिएंट हो गए थे। उसके बाद जब हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट कर दी सारे डोमेन्स ऑपोजिट हो गए। फिर हमने जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर दी तो सारे डोमेन सीधे होंगे फिर ऑपोजिट होंगे, ठीक है ना। तो पहले मैग्नेटाइजेशन होगी, फिर डीमैग्नेटाइजेशन होगी, फिर मैग्नेटाइजेशन होगी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, और फिर डीमैग्नेटाइजेशन होगी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है जी। तो इससे क्या होएगा, इससे हमारा हिस्टेरेसिस लूप बन जाएगा, ठीक है जी। और मैंने आपको बताया था जितना ज्यादा एरिया होगा हमारे इस हिस्टेरेसिस लूप का उतनी ही ज्यादा लॉस ऑफ एनर्जी होगी,
ठीक है, जितना मोटा हमारा हिस्टैरिसीस लूप होगा उतनी ही ज्यादा लॉस ऑफ एनर्जी होगी। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करना है, इसको मिनिमाइज करने के लिए बच्चों हमने सॉफ्ट आयरन यूज करना है। आपको याद होगा मैंने तब भी बताया था सॉफ्ट आयरन के लिए इसका एरिया बहुत पिचकूसा होता है। ठीक है जी, तो मतलब लॉस ऑफ एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो बड़ा सोच समझ के हमने वो कोर को कैसा बनाया, सॉफ्ट आयरन का बनाया। अब लास्ट फीचर इसका पढ़ लो और उसके बाद ट्रांसफॉर्मर आपका रेडी है। ठीक है जी, लास्ट है हमारे एडी करंट्स। ठीक है जी, अब एडी करंट्स के भी कारण क्या होता है, लॉस होता है। अब ये आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो, क्योंकि मैंने कौन सी सप्लाई दी है, ऑल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई दी है। ऑल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई दी है तो हमारा करंट क्या हो जाएगा बेटा, हमारा करंट बच्चों चेंज हो जाएगा। यहां पर मतलब बार बार हमारा करंट चेंज हो रहा होगा ना, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, ऐसे ऐसे हमारा करंट हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि वो ऑल्टरनेटिंग है। तो अगर मेरा करंट चेंज हो रहा है तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी बेटा, चेंज होगी। तो अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। देखो एसी करंट था, करंट चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडे ने क्या बताया था, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस ईएमएफ। तो अगर वो इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस करेगा, इससे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। अब ये जो इंड्यूस्ड करंट होगा ये दोनों जगहों पे प्रोड्यूस होगा। देखो, एक तो ये कॉइल्स हैं हमारे, ठीक है। अब ये जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा ये बेटा दो जगहों पे प्रोड्यूस होगा, एक तो वाइंडिंग पे और दूसरा कोर पे। ठीक है जी। अब वाइंडिंग के करंट की हम नहीं बात कर रहे हैं, इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, कोर की बात कर रहे हैं। ये हमारा सॉफ्ट आयरन कोर जो है, इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा वो मालूम है कैसा इंड्यूस होगा, वो ऐसा इंड्यूस होगा। मतलब ऐसे ऐसे छोटी छोटी क्या बन जाएंगी, एडीज बन जाएंगे। मतलब ये करंट्स ऐसे दौड़ने लगेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सर्कुलर डायरेक्शन में करंट चार्जेस को दौड़ाती है। तो हम देखेंगे इसके ऊपर ऐसे चार्जेस दौड़ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ ऐसे ही नहीं दौड़ेंगे, ये 3 डायमेंशनली भी दौड़ेंगे। मतलब ऐसा भी होगा कि कोई इधर से करंट ऐसे अंदर जा रहा है, ठीक है, और इधर से करंट ऐसे बाहर आ रहा है। समझ रहे हो? मतलब अगर हमारे ये लूप्स हैं तो ऐसे करंट्स ऐसे जा रहे हैं और ऐसे घूम घूम के बाहर आ रहे हैं। ठीक है जी। मतलब ऐसे भी होगा, कोई करंट अंदर जा रहा है और सारे लूप्स में से घूम के ऐसे बाहर को आ रहा है। तो ये एडीज प्रोड्यूस हो जाएंगे। मतलब ऐसे ऐसे छोटे 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 करंट्स दौड़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। अब ये जो करंट्स दौड़ रहे होंगे ना, इन करंट्स को हम नाम देते हैं एडी करंट्स। ठीक है, ये कौन से करंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे बेटा, ये एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ओके। अब इन एडी करंट्स को कम करने के लिए, मतलब इसको क्या करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हमेशा क्या करना है आपको, इन एडी करंट्स को बेटा मिनिमाइज करने के लिए हमेशा आपको लैमिनेटेड कोर यूज करना है। ठीक है जी। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए आप क्या करोगे, आप इस सॉफ्ट आयरन की प्लेट्स को लैमिनेट करोगे। मतलब ये एक प्लेट है, इसी तरह से इसके पीछे लगी हुई एक दूसरी प्लेट है, इसी तरह से इसके पीछे लगी हुई एक तीसरी प्लेट है। तो इस तरह से सॉफ्ट आयरन की जो प्लेट्स है ना, इनको आपको लैमिनेट करना है। लैमिनेट इस तरह से करना है ताकि ये एक प्लेट, ये जो आगे प्लेट लगी है और जो इसके पीछे प्लेट लगी है, इसके बीच में इंसुलेशन बन जाए, ताकि हमारा जो करंट ऐसे बीच में से ऐसे गोल गोल एडीज बना रहा है वो ना बना पाए। ठीक है जी। तो मिनिमाइज करने के लिए एडी करंट्स को सबसे बेस्ट क्या है, लैमिनेट कर दो। ठीक है, लैमिनेट करने का क्या मतलब होगा कि वो एडी करंट्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। ठीक है जी। तो इतनी इंफॉर्मेशन मोर देन सफिशिएंट है, बिल्कुल नहीं अटकोगे। ट्रांसफार्मर के अंदर ये सारी बातें नोट कर लो, हो सके तो वीडियो को 2 बार ही सुन लो,
ताकि कोई भी चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो एटलीस्ट 2 टाइम्स आपके दिमाग में चली जाए। ओके, आज के लिए बेटा इतना ही है। दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर।